हाय, दिस इज़ रितेश सिंह और आज के लेक्चर में जो टॉपिक हमने चूज़ किया है वो है इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम जो होता है इट्स बेसिकली अ सिस्टम। इस सिस्टम को आप एक यूनिट समझो, आप एक कॉम्प्लेक्स समझो। अर्थ पे या यूनिवर्स में कहीं भी एक यूनिट है, एक सिस्टम है। एन इकोसिस्टम इज़ एनी स्पेशल और ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट which includes a community of living organisms and non-living substances of environment interacting to produce an exchange of materials between the living and non-living parts। मतलब कहीं भी जाके आप एक यूनिट देखो, वहाँ पे बायोटिक कुछ चीज़ें होंगी और कुछ अबायोटिक होंगी, और ये बायोटिक और अबायोटिक एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होंगी। वो जिस वे में इंट्रैक्शंस करती होंगी वो समझना इंपॉर्टेंट है। तो जिस वे में वो इंट्रैक्ट करती हैं, बेसिकली दो बातें आती हैं निकल के। एक, एनर्जी फ्लो, वो एनर्जी फ्लो के तरीके से एक दूसरे से इंट्रैक्ट करते हैं। एंड मटेरियल साइकिल, कहने का मतलब अगर मैं बोलूँ कि इकोसिस्टम क्या है, तो ये एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे बायोटिक है और अबायोटिक है, और वो दोनों जुड़े हैं फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल ट्रांसफ़र से। मतलब एन इकोसिस्टम कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू इट्स अबायोटिक कंपोनेंट्स, जिसके अंदर मिनरल, सॉइल, वाटर, सनलाइट, सारी नॉन लिविंग चीज़ें आ जाएंगी। एंड इकोसिस्टम कैन बी कैटेगराइज इनटू इट्स बायोटिक कंपोनेंट, जिसमें लिविंग चीज़ें आ जाएंगी, और ये दोनों रिलेट करेंगे, इंटरैक्ट करेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल ट्रांसफ़र से। अब ये इकोसिस्टम होगा कैसा? इकोसिस्टम मे बी नेचुरल एज पॉन्ड, अ लेक, अ रिवर, एन एस्चुरी, एन ओशियन, एक फॉरेस्ट, ये नेचुरल हो सकता है। और इट मे बी मैन मेड या आर्टिफिशियल बोल सकते हैं, जैसे एक्वेरियम, डैम, क्रॉपलैंड, गार्डन, ये सब आर्टिफिशियल हो जाएंगे। अब इकोसिस्टम को एक दूसरे एंगल से देखते हैं। इकोसिस्टम की कंडीशन थी कि एक यूनिट होना चाहिए, और उस यूनिट में लिविंग चीज़ें नॉन लिविंग से इंटरेक्ट करनी चाहिए, और उनको सस्टेन करने के लिए, उनको सरवाइव करने के लिए बाहर से कोई भी चीज़ उसमें डालनी नहीं पड़े। ऐसी अगर वो सिस्टम है, ऐसी अगर वो यूनिट है, तब हम उसे बोल सकते हैं इकोसिस्टम। अगर मैं एग्जांपल लूँ फिश टैंक का, जो हम घर में फिश टैंक रखते हैं, क्या वो एक यूनिट है? हाँ, एक यूनिट है, एक फिजिकल यूनिट दिखती है ना। अब उस यूनिट के अंदर क्या लिविंग चीज़ें हैं? फिश है, नॉन लिविंग है, वाटर है, लेकिन उसको सस्टेन करने के लिए, उसे सरवाइव करने के लिए हमें बाहर से खाना डालना पड़ता है। इसके लिए हम उसे नेचुरल इकोसिस्टम या इकोसिस्टम नहीं बोल सकते, तो हमने उसके लिए कैटेगरी बना दी है आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। कहने का मतलब ये है कि इकोसिस्टम हम उसी को बोल सकते हैं जिसमें लिविंग तो हो, नॉन लिविंग भी हो, उनका इंट्रैक्शन भी हो, बट उनको सस्टेन करने के लिए बाहर से कुछ और चीज़ों की ज़रूरत ना पड़े, तो हम उसे बोल सकते हैं इकोसिस्टम। इंग्लिश बॉटनिस्ट सर आर्थर जॉर्ज टेंसले, इन्होंने 1935 में इकोसिस्टम टर्म कॉइंड किया था। टेंसले कॉइंड द टर्म इकोसिस्टम to recognize the integration of the biotic community and its physical environment as a fundamental unit of ecology within a hierarchy of physical system that span the range from atom to universe। अब जो टेंसले ने वर्ड कॉइन किया इकोसिस्टम, बेसिकली उसमें जो इको पार्ट है उसका मतलब होता है इन्वायरमेंट, और जो सिस्टम है उस पार्ट का मतलब होता है अ कॉम्प्लेक्स ऑफ कोऑर्डिनेटेड यूनिट्स। जैसा कि मैंने बोला था कि वो कैसे एक दूसरे से इंटर रिलेटेड हैं। अब कुछ डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू ई पी ओडम, द इकोसिस्टम इज द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एनवायरनमेंट इंटरैक्टिंग विथ ईच अदर एंड विथ देयर ओन कंपोनेंट्स। According to Woodbury 1954, ecosystem is a complex in which habitat, plants and animals are considered as one interesting unit, the materials and the energy of one passing in and out of the others।
अब टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम में यू कैन राइट नेचुरल इकोसिस्टम एंड आर्टिफिशियल इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम को हम फर्दर कैटेगराइज कर सकते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम एंड एक्वाटिक इकोसिस्टम। टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को हम देखते हैं फॉरेस्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम एंड माउंटेन इकोसिस्टम। और एक्वाटिक को हम देखते हैं मरीन इकोसिस्टम एंड फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में। अब चलते हैं कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम पे। अकॉर्डिंग टू E.P. Odum, ecosystem generally have 4 basic structural components. ध्यान देना, structural component. First one, non-living or abiotic components. Second, producers, mainly green plants. Third, consumers, almost exclusively animals. Fourth one, decomposers, mainly bacteria and fungi या fungi. अब देखते हैं abiotic components क्या होता है। Abiotic components of ecosystem includes basic inorganic elements and compounds such as soil, water, calcium, oxygen, carbohydrate, phosphates and variety of organic compound। ये byproduct of organic activity और deaths जिससे बन के वो आता है after degradation। इसके अंदर physical factors भी होते हैं, मॉइस्चर हो गया, विंड करंट हो गया, सोलार रेडिएशंस, ये सब भी अबायोटिक कंपोनेंट्स का ही पार्ट होता है। मतलब जिसमें भी लाइफ नहीं है वो सब हो जाएगा अबायोटिक कंपोनेंट्स। अब चलते हैं प्रोड्यूसर्स के पास। प्रोड्यूसर्स जो बेसिकली इकोसिस्टम में होते हैं वो होते हैं ग्रीन प्लांट्स। क्यों? क्योंकि जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो फूड प्रोड्यूस करते हैं। अब ये प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल सनलाइट के हेल्प से CO2 और वाटर मॉलिक्यूल, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल को कन्वर्ट कर देता है ग्लूकोज में, यानी कि फूड में। इसीलिए ग्रीन प्लांट्स को हम बोलते हैं प्रोड्यूसर्स। बट ये जो प्रोसेस होती है फोटोसिंथेसिस की वो 2 स्टेप में होती है। प्लांट्स क्या करता है, सनलाइट की हेल्प से वो एक एनर्जी बनाता है ATP, और उस ATP एनर्जी से फिर वो फूड बनाते हैं। डायरेक्टली फूड नहीं बनता। तो फोटोसिंथेसिस की एक्टिविटी सिर्फ ग्रीन प्लांट्स ही कर सकते हैं, क्योंकि सिर्फ उनके ही पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जो सनलाइट को एब्जॉर्ब करके एक्साइट हो जाता है और फिर इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है। और फिर बहुत बड़ी एक चेन होती है, एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में जब वो इलेक्ट्रॉन फ्लो होता है ना, तो पर्टिकुलरली किसी स्टेप पे ATP फॉर्म होता है। तो आपको ये बात समझनी है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट्स, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं, वो सनलाइट का यूज़ करके खुद की एनर्जी बनाते हैं और उस एनर्जी से दे क्रिएट द फूड, और वो फूड वो खुद खाते हैं और वही फूड अवेलेबल होता है बाकी दूसरे एनिमल्स के लिए। मतलब जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोड्यूसर्स यूज़ रेडिएंट एनर्जी ऑफ सन इन फोटोसिंथेटिक प्रोसेस वेयर बाय कार्बन डाइऑक्साइड इज assimilated and the light energy is converted into chemical energy. The chemical energy is actually locked up in the energy-rich carbon compounds. Oxygen is evolved as byproduct in the photosynthesis. This is used in respiration by all living things. अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं वो ऑटोट्रॉफ्स हैं। ऑटोट्रॉफ्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना, अपना फूड खुद बनाता है। तो प्लांट्स क्या हो गए? ऑटोट्रॉफ। लेकिन इनको स्पेशल नाम दिया गया है फोटो ऑटोट्रॉफ। मतलब लाइट के प्रेजेंस में या लाइट की हेल्प से ये लोग खाना बनाते हैं, इसके लिए इनका नाम है फोटो ऑटोट्रॉफ्स। अब ऑटोट्रॉफ्स में फोटो ऑटोट्रॉफ्स लगाने की क्या ज़रूरत थी? बिकॉज ये देखा गया कि जो फोटो होता है, जो लाइट होती है, सनलाइट कहाँ पे नहीं जा सकती। जब ओशन के आप एकदम बॉटम पे जाओगे वहाँ पे सनलाइट नहीं है। मतलब कि जो उस ओशन के डीप ओशन में अंदर साइड जो इकोसिस्टम होगा, वहाँ के प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? क्योंकि वहाँ भी कोई ना कोई प्रोड्यूसर्स तो होगा। तो वहाँ पे जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉफ्स। मतलब वो भी ऑटोट्रॉफ ही हैं, बट वो लोग फोटॉन्स का यूज़ नहीं करते, वो लोग केमिकल्स का यूज़ करते हैं, जिससे वो लोग अपने उस इकोसिस्टम के लिए प्रोड्यूसर्स बन जाते हैं। अब चलते हैं कंज्यूमर्स के पास। कंज्यूमर मतलब जो कंज्यूम करता है, जो फूड कंज्यूम करता है, वो फूड अपना खुद बना नहीं सकता। अब जो प्रोड्यूसर्स हैं, यहाँ पे एक बात क्लियर करो, जो प्रोड्यूसर्स हैं क्या वो कंज्यूम नहीं करते फूड को? वो करते हैं, बट वो प्रोड्यूस करते हैं फिर कंज्यूम करते हैं, और जो वो प्रोड्यूस करते हैं बचा हुआ जो फूड होता है वही दूसरे एनिमल्स को मिलता है।
इसलिए प्रोड्यूसर भी कंज्यूम करता है बट उसको कंज्यूमर नहीं बोलते। बट जो दूसरे एनिमल्स हैं वो अपना फूड क्रिएट नहीं कर सकते, वो डिपेंड होते हैं प्रोड्यूसर्स पे। तो कंज्यूमर वो जो फूड बनाता नहीं है बट फूड खाता है, तो इसलिए उनका नाम पड़ जाता है हेटेरोट्रॉफ्स। हमने देखा ट्रॉफ्स वर्ड जो है उसका मतलब होता है खाना, रिलेटेड टू ईटिंग। तो ऑटोट्रॉफ्स मतलब जो अपना खाना खुद बनाते हैं, और हेटेरोट्रॉफ्स जो अपना खाना खुद नहीं बनाते। अब कंज्यूमर्स में भी टाइप्स होते हैं। फर्स्ट वन, प्राइमरी कंज्यूमर्स। दीज आर प्योरली हर्बीवोरस। वोरस मतलब खाने वाला, हर्बी मतलब हर्ब्स। These are purely herbivorous animals that are dependent for their food on producers or green plants. Insects हो गया, rodents, rabbits, deer, etc. ये सब कॉमन herbivores हैं किसी भी टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। एंड स्मॉल क्रस्टेशियंस, मॉलस्क्स जो हैं वो एक्वाटिक हैबिटेट में हो जाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर। द हर्बीवोर ऑफ इकोसिस्टम आर नोन एज की इंडस्ट्री एनिमल्स। They serve as the chief food source for the carnivore. Carnivore मतलब हो जाएगा वोर खाने वाला, कार्नी, कार्नी मीन्स मीट, मतलब वो मीट खाते हैं। अब आता है सेकेंडरी कंज्यूमर्स। सेकेंडरी कंज्यूमर्स जो होते हैं उनको हम प्राइमरी कार्निवोर्स कहते हैं। यहाँ पे बात क्लियर करो, सेकेंडरी कंज्यूमर क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज वो कंज्यूमर्स के लेवल पे सेकेंड है। और प्राइमरी कार्निवोर क्यों, क्योंकि वो ऐसे एनिमल्स हैं जो पहली बार फ्लैश खा रहे हैं। तो कार्निवोर्स जो होते हैं दीज आर फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। एग्जाम्पल्स ऑफ सेकेंडरी कंज्यूमर्स आर स्पैरो, क्रो, फॉक्स, डॉग्स, कैट्स, स्नैक्स एट्सेट्रा। नेक्स्ट आता है टर्शरी कंज्यूमर्स। ये जो टर्शरी कंज्यूमर्स हैं ये टॉप कार्निवोर्स होते हैं, क्योंकि ये दूसरे जो अदर कार्निवोर्स हैं उनको खाते हैं, और ये हमेशा किसी भी इकोसिस्टम में टॉप का पोजीशन इनका रहता है। एग्जाम्पल लायंस, टाइगर्स, हॉक, वल्चर एट्सेट्रा। अब यहाँ पे एक और चीज़ देखनी है, ओमनीवोर। ओमनीवोर इज एन एनिमल दैट हैज़ द एबिलिटी टू ईट एंड सर्वाइव ऑन बोथ प्लांट एंड एनिमल मैटर। नेक्स्ट जो होते हैं वो होते हैं डीकम्पोजर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स। दे आर द लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम एंड दे आर फंजाई एंड बैक्टीरिया। Decomposers attack the dead remains of producers and consumers and degrade the complex organic substances into simpler compounds. The simple organic matter then are attacked by another kind of bacteria, transformers, which finally change these organic compounds into the inorganic forms that are suitable for reuse by producers or green plants. डीकम्पोज़र जो होते हैं, जो ट्रांसफार्मर होते हैं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन मटेरियल ट्रांसफ़र। सो इस लेक्चर में हमने देखा इकोसिस्टम का कॉन्सेप्ट, उसके डेफिनेशंस एंड उसका स्ट्रक्चर। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।